नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम ओरिजिनल स्किल्स प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं राजेश सोनोडिया। जैसे कि हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने विदेशी व्यापार का बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो है वह पढ़ लिए थे। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? जिसमें हम लोगों ने विदेशी व्यापार के बारे में काफी कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर एकत्र कर लिए थे। और विदेशी व्यापार में जो है वह जो हमारा टॉपिक था विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार, जिसमें हम लोगों ने मूल्य संरचना और दिशा जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने मूल्य के बारे में यहाँ पर पूर्ण तरीके से या पूरे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर तीन चीजें थी। भारत का विदेशी व्यापार, जिसमें हम लोगों ने मूल्य संरचना और दिशा, ये तीन टॉपिक थे। जिसमें मूल्य के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़े थे कि भारत का कुल विदेशी व्यापार कितना है। ठीक है ना? आयात निर्यात कितना है, वस्तुओं का व्यापार कितना है, सेवाओं का व्यापार कितना है, मतलब उनके मूल्य के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किए थे। भारत के जो विदेशी व्यापार है उसमें निर्यात में कितनी वृद्धि हुई, आयात में कितनी कमी हुई। ठीक है ना? भारत का जो विदेशी व्यापार घाटा है वह कितना रहा। तो इन सभी बिंदुओं का हम लोगों ने बिंदुवार यहाँ पर अध्ययन कर लिए थे। ठीक है ना? अब उसी के आगे हम लोग भारत के विदेशी व्यापार की संरचना के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो भारत के विदेशी व्यापार की संरचना या स्वरूप को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो संरचना या स्वरूप से सीधा सा मतलब है कि भारत किन वस्तुओं या सेवाओं का आयात करता है, या हम कहें कि भारत किन वस्तुओं या सेवाओं का क्या करता है, निर्यात करता है। जैसे कि हम बात करें, भारत जो है विदेशों को गेहूं निर्यात करता है। ठीक है ना? पेट्रोलियम निर्यात करता है। ठीक है ना? हम बात करें रत्न और आभूषणों का क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है ना? तो गेहूं, पेट्रोलियम, रत्न एवं आभूषण जो हो जाएंगे, जो भारत निर्यात करता है, इनको यह किसके अंतर्गत आएंगे, निर्यात संरचना के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं पर आयात की हम बात करें, किसकी बात करें, आयात की यदि हम चर्चा करें तो भारत जो है विदेशों से क्या आयात करता है, तो दालों का आयात करता है। क्या आयात करता है, तो दालों का आयात करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वस्तुएं हैं, इनका भारत क्या करता है, आयात करता है। जो विनिर्मित उत्पाद हैं इनका भी भारत क्या करता है, आयात करता है। तो निर्यात और आयात संरचना मतलब किन वस्तुओं का भारत या किन सेवाओं का भारत निर्यात कर रहा है और किन वस्तुओं या सेवाओं का भारत क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। यह सभी किस के अंतर्गत आएंगे, यह सभी भारत की निर्यात और आयात संरचना के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो पहले जैसे कि हम बात करें, भारत जब स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना, तो भारत की जो निर्यात संरचना है या आयात संरचना है, या हम बात करें कि भारत की विदेशी व्यापार संरचना, ठीक है ना, उतनी ज्यादा वृद्धि हमको देखने को प्राप्ति नहीं हुई थी। जब 1993 में यदि हम बात करें, जब एलपीजी की नीति अपनाई गई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई गई, तो यहां से हमें भारत की विदेशी व्यापार संरचना में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को प्राप्त हुए। क्योंकि यहां पर भारत के लिए या भारत के लिए विदेशों के व्यापार खुल गए और भारत में भी जो विदेशों के लिए व्यापार है उसको खोल दिया गया। भारत का जो है व्यापार है वह विदेशों के लिए भी क्या कर दिया गया, यहाँ पर खोल दिया गया। ठीक है ना? तो यहां पर इस तरीके से हमको देखना है। तो वैश्विक आयात निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में
निरंतर हमको विगत वर्षों में बढ़ोतरी देखने को क्या हुई है, प्राप्त हुई है। और यहां पर यदि हम बात करें कि भारत की व्यापार संरचना को हम लोग दो भागों में देख सकते हैं। पहला होता है निर्यात व्यापार संरचना और दूसरा है आयात व्यापार संरचना। निर्यात व्यापार संरचना के अंतर्गत पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि किन वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। और आयात व्यापार संरचना के अंतर्गत हमें उन वस्तुओं सेवाओं के बारे में पढ़ना है जिनका हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। निर्यात व्यापार संरचना में उन वस्तुओं सेवाओं के बारे में पढ़ना है जिनका हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। और आयात व्यापार संरचना के अंतर्गत हमने उन वस्तुओं सेवाओं के बारे में पढ़ना है जिसका हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे निर्यात व्यापार संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो निर्यात व्यापार संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो भारत की जो निर्यात संरचना, मतलब किन वस्तुओं का भारत निर्यात करता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो परिवर्तन है, ठीक है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हमको देखने को प्राप्त हुआ है वह औद्योगिक प्रगति या हम बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण हमको देखने को प्राप्त हुआ है। क्या भारत की निर्यात संरचना में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, यदि भारत जो है वह उद्योगों में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करे, ठीक है ना, सेवाओं का उत्पादन करे, अधिक से अधिक माल का उत्पादन करे, तो भारत से वस्तुएं सेवाएं माल का यहां पर क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। यदि औद्योगिक प्रगति हुई, ठीक है ना, तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, उत्पादन पर पड़ेगा, मतलब अधिक उत्पादन होगा। जब अधिक उत्पादन होगा आवश्यकता से, तो उस वस्तु को क्या, सेवाओं का क्या किया जाएगा, भारत से निर्यात किया जाएगा। तो यहां पर यदि औद्योगिक प्रगति होती है तो उसका सीधा असर निर्यात व्यापार की संरचना पर हमको दिखाई देता है। यदि औद्योगिक प्रगति होती है, उद्योगों में माल का उत्पादन होता है, तो निर्यात में हमको बढ़ोतरी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, निर्यात में यहां पर बढ़ोतरी हमको देखने को प्राप्त होती है। ठीक है ना। यदि हम बात करें पिछले वित्तीय वर्ष की, हम बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोग 2022-23 की बात चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष मतलब 2023-24 में, ठीक है ना, जहां पर एक और हम देखते हैं कि वस्तुओं के निर्यात में हमको कमी देखने को प्राप्त हुई। भारत जो है दो प्रकार से निर्यात करता है, ठीक है ना, एक तो वस्तुओं का निर्यात करता है और दूसरा करता है सेवाओं का निर्यात, ठीक है ना। आयात व्यापार की संरचना में भी हमें दो चीजें देखने को प्राप्त होंगी, वस्तुओं का आयात और सेवाओं का आयात। इसी प्रकार निर्यात व्यापार संरचना में भी हम दो प्रकार की चीजों का निर्यात करते हैं, एक वस्तुओं का निर्यात करते हैं और एक सेवाओं का निर्यात करते हैं। जहां पर हम बात करें कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जो 2023-24 का वित्तीय वर्ष है, यहां पर वस्तुओं के निर्यात में क्या देखने को प्राप्त हुई, कमी देखने को प्राप्त हुई। किसके निर्यात में, वस्तुओं के निर्यात में। वहीं पर यदि हम बात करें कि सेवाओं के निर्यात में वृद्धि देखने को यहां पर प्राप्त होती है, ठीक है ना, मतलब सेवाओं के निर्यात में पॉजिटिव और जो वस्तु है उसके निर्यात में हमको नेगेटिव चीजें यहां पर देखने को प्राप्त होती है, नेगेटिव जो ग्रोथ है वह देखने को प्राप्त होती है। जैसे इसको हम देख सकते हैं यहां पर, ठीक है ना, निर्यात की यदि हम बात करें, यह वस्तुओं का निर्यात है और यह क्या हो जाता है, सेवाओं का निर्यात, और यह क्या हो जाता है, कुल निर्यात की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर 2022-23 की यदि हम बात करें तो 2022-23 में वस्तुओं का जो निर्यात था वह 451 अरब डॉलर का था। किसका निर्यात, वस्तुओं का निर्यात। और इसमें क्या हो गई, कमी हो गई,
वस्तुओं का निर्यात क्या हो गया, गिर गया, ठीक है ना। और यह गिरकर कितना हो गया, 437 अरब डॉलर हो गया, क्या, वस्तुओं का निर्यात। वहीं पर सेवाओं के निर्यात की बात करें तो सेवाओं का निर्यात था पिछले वित्तीय वर्ष 325 अरब डॉलर, और वर्तमान वित्तीय वर्ष की हम बात करें तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में 339 अरब डॉलर का भारत ने क्या किया है, सेवाओं का निर्यात किया है। मतलब यहां पर हमको क्या देखने को प्राप्त हुई, वृद्धि देखने को प्राप्त हुई। क्या देखने को प्राप्त हुई, वृद्धि देखने को प्राप्त हुई। किसके निर्यात में, सेवाओं के निर्यात में। और वस्तुओं के निर्यात में हमको क्या देखने को प्राप्त हुई, कमी देखने को प्राप्त हुई। अब वहीं पर कुल व्यापार की यदि हम बात करें तो कुल व्यापार में, ठीक है, कुल निर्यात व्यापार में भी हमें क्या देखने को प्राप्त होती है, तो वृद्धि देखने को प्राप्त होती है। और यह वृद्धि कितनी है, 0.04% की वृद्धि यहां पर देखने को प्राप्त होती है। कितनी वृद्धि, तो 0.04% की वृद्धि यहां पर देखने को हमको प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि भारत के निर्यात में हमको वस्तुओं के निर्यात में कमी देखने को प्राप्त हुई पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, और सेवाओं के निर्यात में निरंतर हमको वृद्धि देखने को यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है ना। वस्तुओं के निर्यात में कमी और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि, और कुल व्यापार निर्यात में भी हमको वृद्धि देखने को प्राप्त होती है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि भारत जो है, गुड इवनिंग रीना जी, भारत जो है वह किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है, कौन कौन से प्रोडक्ट का निर्यात करता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि भारत की जो निर्यात संरचना है उसमें 3/4 जो योगदान है वह इंजीनियरिंग जो वस्तुएं हैं वह देती हैं, जो रत्न है वह यहाँ पर योगदान देते हैं, जो आभूषण है वह यहाँ पर योगदान देते हैं, जो पेट्रोलियम है वह यहाँ पर, और जो वस्त्र है वह यहाँ पर भारत के कुल निर्यात में, ठीक है ना, भारत के कुल निर्यात में 3/4 का यहाँ पर योगदान देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, 5 मिनट की हुई है क्लास अभी, ठीक है ना। तो भारत के कुल निर्यात में जो 3/4 योगदान है वह किसका है, जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं उनका है, रत्न का है, आभूषण का है, पेट्रोलियम का है, और वस्त्र का है, या वस्त्र उद्योग का यहाँ पर योगदान हो जाता है कुल निर्यात में 3/4। अब भारत की जो निर्यात संरचना है उसमें हमको सर्वाधिक वृद्धि जो देखने को प्राप्त हुई है वह पेट्रोलियम उत्पाद में वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है। किसमें वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है, पेट्रोलियम उत्पाद में वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है। जहां पर पेट्रोलियम उत्पादों का जो निर्यात है, ठीक है ना, पेट्रोलियम उत्पादों का जो निर्यात है वह यदि बात करें 1991-92 की यदि हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, 1991-1992 की यदि हम चर्चा करें, ठीक है ना, तो पेट्रोलियम उत्पादों का जो निर्यात था वह कितना था, 2 से 3% था। कितना था, 2 से 3% था। और यदि वर्तमान आंकड़े की यदि हम बात करें, जो 17, 18, 19 के ही आंकड़े अभी तक उपलब्ध हो पाए हैं, तो 2018-19 में जो पेट्रोलियम उत्पाद है इनका जो निर्यात है वह बढ़कर कितना हो गया है, कुल निर्यात का, कुल निर्यात की बात कर रहे हैं, कुल निर्यात का लगभग 13 से 14% हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। कितना, 13 से 14%। मतलब कहां 1991-92 में 2 से 3% कुल पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात होता था, और वर्तमान में हम लोग 17-18-19 की बात करें तो यहां पर पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में हमको काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई है, और यह कितनी हुई है, लगभग 13 से 14% वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत जो है, ठीक है ना, या भारत की जो तेल कंपनियां हैं वह विदेशों से कच्चा तेल क्या करती हैं, आयात करती हैं। क्या कर रही हैं, कच्चे तेल का आयात कर रही हैं, ठीक है ना, फिर इसको प्रोसेस करके, ठीक है ना, प्रोसेस मतलब पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है इसको विभिन्न घटकों में तोड़ के डीजल
अलग करके पेट्रोल, अलग करके अन्य जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको सभी को अलग अलग करके प्रोसेस करके इसको क्या कर देती हैं, बेच देती हैं। ठीक है ना। अब इस प्रक्रिया के कारण भारत की निर्यात संरचना में हमको काफी ज्यादा क्या है, परिवर्तन जो पेट्रोलियम निर्यात में है वह देखने को क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत की निर्यात संरचना में सर्वाधिक जो वृद्धि है वह पेट्रोलियम उत्पादों में देखने को प्राप्त हुई है। ठीक है ना। अब वहीं पर यदि हम बात करें तो वहीं पर प्राकृतिक संसाधन और जो अकुशल श्रम उत्पाद के निर्यात में क्या देखने को प्राप्त हुई है, कमी देखने को प्राप्त हुई है। किस किस में, जो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित उत्पाद हैं और जो अकुशल श्रमिकों के उत्पाद हैं उनके निर्यात में कमी हुई है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें कि मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी गहन उत्पादों के अंश में बढ़ोतरी देखने को प्राप्त यहां पर हुई है। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो भारत के साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी ने या जो प्रौद्योगिकी है उसने या जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफी ज्यादा क्या हुआ है, बदलाव देखने को प्राप्त हुआ है, या प्रौद्योगिकी में निरंतर क्या देखने को प्राप्त हुई है, वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है, प्रौद्योगिकी गहन जो उत्पाद हैं उनके निर्यात में वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है। क्या देखने को प्राप्त हुई है, वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है प्रौद्योगिकी गहन उत्पादों में। बिल्कुल रीना जी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखनी, ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब यहां पर देखें कि भारत से निर्यात में प्राथमिक उत्पादों का हिस्सा मुख्य रूप से कपड़ा और चमड़े उत्पादों के निर्यात में हमको क्या देखने को प्राप्त हुई है, कमी देखने को प्राप्त हुई है। ठीक है ना। किसमें, किसके निर्यात में, कपड़ा और चमड़ा जो उत्पाद हैं उनके निर्यात में कमी देखने को प्राप्त हुई है, सीधा सा मतलब है। ठीक है ना। अब वहीं पर यदि बात करें कि कृषिगत वस्तुओं के निर्यात में भी हमें क्या देखने को प्राप्त हुई है, कमी देखने को प्राप्त हुई। किसके निर्यात में, कृषिगत वस्तुओं के निर्यात में। परंतु वहीं पर यदि हम बात करें कि जूट, चाय और खाद्यान्न के निर्यात में वर्तमान में भी अभी क्या है, निरंतरता है। मतलब पहले जितना निर्यात होता था वर्तमान में अभी भी जूट, चाय और खाद्यान्न के निर्यात में अभी भी उतना ही क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य कृषिगत जो भी वस्तुएं हैं उनके निर्यात में कमी देखने को प्राप्त हुई है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो जो अन्य देश हैं वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो कृषिगत वस्तुओं का उत्पादन है वह सभी करने लगे हैं। ठीक है ना। जिसके कारण कृषिगत वस्तुओं के निर्यात में हमें कमी देखने को प्राप्त हुई है। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भारत से निर्यात में जो सर्वाधिक वृद्धि है वह लौह अयस्क में देखने को प्राप्त होती है। ठीक है ना। मतलब भारत से लौह अयस्क का जो निर्यात होता है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है और यह कितनी हुई है, 117% हुई है। कितनी हुई है, 117% हुई है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर विनिर्माण उद्योगों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई है। अधोसंरचना की स्थापना में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है, तो लोहे की आवश्यकता होती है, जिसके कारण भारत से लोहे अयस्क का क्या हो रहा है, सर्वाधिक निर्यात यहां पर किया जा रहा है। और दूसरे स्थान पर है विद्युत वस्तुएं और फिर तीसरे स्थान पर है तंबाकू उत्पाद। ठीक है। यह तीन वस्तुएं या उत्पाद जो हैं इनके निर्यात में हमें काफी ज्यादा वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है। क्या क्या,
लोहे अयस्क में सर्वाधिक जो कितना है 117% की वृद्धि। फिर विद्युत वस्तुएं और तंबाकू के उत्पाद में वृद्धि देखने को प्राप्त। सर्वाधिक जो वृद्धि वाली चीजें हैं वह है लोहे अयस्क, विद्युत और तंबाकू। ठीक है ना। अब सर्वाधिक मूल्य की यदि निर्यातक वस्तुओं की बात करें, ठीक है ना, कि सर्वाधिक मूल्य की ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका भारत क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, तो उसको देख लेते हैं हम। सर्वाधिक मूल्य की जो वस्तु है उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर वस्तु का 3 वस्तुएं हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, ठीक है ना, इनका जो कुल निर्यात है वह है 1,09,318 मिलियन डॉलर की जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं उनका निर्यात किया जा रहा है। वहीं पर पेट्रोलियम उत्पाद की यदि हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, पेट्रोलियम उत्पाद की यदि चर्चा करें तो 84,141 मिलियन डॉलर की, ठीक है ना, वस्तुओं का किया जाता है, निर्यात किया जाता है। किसका, पेट्रोलियम उत्पाद। जो पिछले वित्तीय वर्ष है, ठीक है ना, मतलब कि यदि हम बात करें वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, 2022-23 के आंकड़े हैं यह, ठीक है ना, यह सभी आंकड़े कब के हैं, 2023-24 के आंकड़े हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो पिछला वित्तीय वर्ष है, मतलब 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है, यहां पर पेट्रोलियम के उत्पाद में, ठीक है ना, या हम कहें कि पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में कमी देखने को प्राप्त हुई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। अर्थात 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है इसकी तुलना में हमें पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में कमी देखने को प्राप्त हुई है। ठीक है ना। अब हम बात करें रत्न और आभूषण, इनका कुल वस्तुओं के निर्यात में मूल्य हो जाता है 32,706 मिलियन डॉलर। कितना, 32,706 मिलियन डॉलर के रत्न और आभूषणों का भारत क्या करता है, निर्यात यहां पर करता है। तो इस प्रकार ये आपकी सर्वाधिक मूल्य की निर्यातक वस्तुएं यहां पर शामिल हो जाती हैं, जिसमें पहला स्थान इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरा स्थान पेट्रोलियम उत्पाद और तीसरा स्थान रत्न और आभूषण। रत्न और आभूषणों का भारत भी आयात करता है, पेट्रोलियम उत्पाद जो कच्चा तेल है उसका आयात करता है, और इनको प्रोसेस करके, ठीक है ना, भारत क्या कर देता है, यहां पर निर्यात कर देता है। क्या कर देता है, तो निर्यात कर देता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है, भारत की विदेशी व्यापार की निर्यात संरचना यहां पर हो जाती है। क्लियर है इतना। अब हम लोग देखेंगे भारत के विदेशी व्यापार की आयात संरचना, ठीक है ना, या हम कहें कि आयात व्यापार संरचना के बारे में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आयात व्यापार संरचना में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है या बदलाव है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती खपत और निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देखी गई है। ठीक है ना। या हम कहें कि जो भी आयात होता है, यदि हम आंकड़े लिखते हैं, ठीक है ना, यदि विदेशी व्यापार इकोनॉमी में यदि आंकड़े नहीं लिखेंगे तो कैसा काम चलेगा, कुछ तो हमको आंकड़े लिखने ही जरूरी, मतलब जरूरी होंगे। ठीक है ना, कुछ आंकड़ों की बिल्कुल ही हमको क्या होगी, जरूरत होगी। ठीक है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती खपत और निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आयात व्यापार संरचना में परिवर्तन देखने को प्राप्त हुआ है। जैसे कि हम लोग पहले बात करें तो पहले भारत जो है वह खाद्यान्न क्या करता था, आयात करता था, क्योंकि हम जो है अपनी खाद्यान्न संबंधी जरूरतों को भी क्या पूरा नहीं कर पाते थे। ठीक है ना। परंतु वर्तमान में अब भारत क्या कर रहा है, खाद्यान्न का भी निर्यात कर रहा है। क्या कर रहा है, खाद्यान्न का भी निर्यात कर रहा है। अब यहां पर जैसे कि पहले कुछ वर्षों से दाल का उत्पादन काफी कम हुआ है। ठीक है ना, किसका उत्पादन कम हुआ है, दाल का भारत में उत्पादन कम हुआ है। तो सर्वाधिक जो बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई है आयात में, वह
दालों के आयात में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई। किसके आयात में? दालों के आयात में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई है। ठीक है ना। तो यह क्या होता है, यह बढ़ती खपत या हमारी जो घरेलू जरूरतें हैं, ठीक है ना, या हम कहें कि जो विदेशी कंपनियां जो भारत में क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ठीक है ना, अब उनको नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना, अन्य जरूरत की जो चीजें हैं वह है बिल्कुल एकदम आधुनिक चाहिए। तो भारत का अभी भी जो है, भारत का टेक्नोलॉजी रूप से उतना अभी विकसित नहीं हुआ है, ठीक है ना, जिसके कारण भारत को टेक्नोलॉजी संबंधित चीजें अभी भी क्या है, आयात करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अभी भी आयात करनी पड़ती है, जिसके कारण भारत की जो आयात व्यापार संरचना है, ठीक है ना, वह क्या हो गई है, वह उसमें बदलाव देखने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। अब हम बात करें विगत वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष मतलब 23-24 में आयात संरचना में वस्तुओं के आयात तथा सेवाओं के आयात दोनों में ही हमको क्या देखने को प्राप्त हो रही है, कमी देखने को प्राप्त हो रही है। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में हम इस वर्ष आयात में क्या हो गए, हम कम मात्रा में क्या कर रहे हैं, अब आयात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग आंकड़े के माध्यम से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अब वस्तुओं के आयात की यदि हम चर्चा करें तो जो 2022-23 है, यहां पर 715 अरब डॉलर की वस्तुओं का क्या किया गया था, आयात किया गया था। वहीं पर वित्तीय वर्ष 2023-24 की यदि हम चर्चा करें तो यहां पर 677.24 अरब डॉलर की वस्तुओं का किया गया है, आयात किया गया है। मतलब यहां पर आयात में हमको क्या देखने को प्राप्त हुई, कमी देखने को प्राप्त हुई। वहीं पर सेवा की बात करें, ठीक है ना, सेवा की बात करें, जहां पर सेवाओं के आयात की यदि हम चर्चा करें तो 2022-23 में जहां 182 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया गया था, वहीं पर 23-24 में 177 अरब डॉलर की वस्तुओं के किया गया, आयात किया गया। मतलब सेवाओं के आयात में यहां पर क्या देखने को प्राप्त हुई, कमी देखने को प्राप्त होती है। ठीक है ना। वहीं पर कुल आयात की बात करें तो कुल आयात में भी हमको क्या देखने को प्राप्त होती है, कमी देखने को प्राप्त होती है। इस प्रकार जो आयात संरचना है, ठीक है ना, उसमें हमको देखने को प्राप्त होती है, कमी देखने को प्राप्त होती है। या हम कहें कि भारत पिछले वित्तीय वर्षों में जितना आयात करता था, अब भारत के आयात में हमको क्या देखने को प्राप्त हो रही है, कमी देखने को प्राप्त हो रही। और यह जो कमी है वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के आयात में भी हमको देखने को प्राप्त हो रही है, तो कमी देखने को प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। तो कुल आयात में भी हमको क्या देखने को प्राप्त हुई, कमी देखने को प्राप्त हुई। भारत के आयात व्यापार में प्राथमिक उत्पादों से पूंजीगत वस्तुओं और अन्य मध्यवर्ती विनिर्मिताओं की ओर बदलाव आया है। मतलब पहले जहां पर हम लोग खाद्यान्न का आयात करते थे, पहले जहां कपड़े का आयात करते थे, अन्य जो जरूरत की चीजें हैं उनका आयात करते थे, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनका आयात हम लोग क्या कर रहे हैं। अब यहां पर दो चीजें हो जाती हैं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है ना, ये दो चीज हो जाती है। मान के चलिए आटा, ठीक है ना, आटा क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, जिसका प्राथमिक उत्पाद क्या है, गेहूं है। ठीक है ना, जिसका प्राथमिक उत्पाद क्या है, गेहूं है, और जिसका अन्य उत्पाद जो है वह हो जाता है रोटी, या जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है वह हो जाता है क्या, रोटी। इस प्रकार जो आटा है वह क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जिससे आगे अन्य कोई प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है या अन्य प्रोडक्ट के निर्माण में जिसका उपयोग होता है। जैसे हम कोयले की बात करें, ठीक है ना, तो कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, विद्युत उद्योग में किया जाता है। इसी के साथ ही कोयले का जो उपयोग है वह हम लोग कहाँ करते हैं, वह इस्पात उद्योग में भी कोयले का काफी मात्रा में
उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कोयला क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब ऐसी वस्तु जिसकी सहायता से अन्य प्रोडक्ट या अंतिम वस्तु का निर्माण किया जाता है, वह क्या कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। अब हम बात करें पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, पूंजीगत वस्तुओं की यदि हम चर्चा करें तो ऐसी वस्तु जिसका माध्यम से किसी वस्तु का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। जैसे बात करें कि एक फैक्ट्री जो है, ठीक है ना, फैक्ट्री मतलब मान के चलिए पानी की बोतल बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है ना, फैक्ट्री किसकी है, एक बोतल बनाने की फैक्ट्री है। तो यहां पर जो है, जो फैक्ट्री है वह पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आ जाएगी। जो आपके घर में आपने सिलाई मशीन देखी होगी, क्या देखी होगी, जो सिलाई मशीन देखी होगी, तो वह भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, तो वह भी पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आ जाएगी। क्या, सिलाई मशीन। मतलब ऐसी वस्तुएं जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का व्यापक स्तर पर निर्माण करते हैं, ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। और निर्माण के दौरान इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमको देखने को प्राप्त नहीं होता, ठीक है ना। मध्यवर्ती वस्तु में वस्तु समाप्त हो जाएगी, आटा जो रहेगा वह समाप्त हो जाएगा, वह किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वह रोटी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो कोयला है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, कोयला जल जाएगा। मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं निर्माण के दौरान क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, परंतु पूंजीगत वस्तुएं जो है वह निर्माण के दौरान समाप्त नहीं होती और बृहत मात्रा में क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं, ठीक है ना। तो भारत के आयात व्यापार में प्राथमिक उत्पादों से पूंजीगत वस्तु और अन्य मध्यवर्ती जो विनिर्मिताएं हैं या विनिर्मित वस्तुएं हैं, उनकी ओर क्या हुआ है, यह शिफ्ट हुआ है। मतलब पहले जहां आयात प्राथमिक उत्पादों का किया जाता था, अब जो आयात है वह किसका किया जाता था, वह पूंजीगत वस्तुओं का किया जाता है। या हम कहें कि अन्य जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनका भारत क्या कर रहा है, अब आयात कर रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि भारत जो है वह उर्वरकों का, लोहा, इस्पात, अलोह धातुएं और अन्य औद्योगिक इनपुट क्या करता है, काफी ज्यादा मात्रा में आयात करता है। क्योंकि भारत में जो है अब औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए उसे लोहा और इस्पात की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अन्य औद्योगिक जो वस्तुएं हैं उनकी यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में आयात की आवश्यकता होगी। वहीं पर कृषकों के लिए, क्योंकि भारत अब कृषि प्रधान देश है और निरंतर क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्र में हमको वृद्धि देखने को प्राप्त हो रही है, इसलिए भारत अभी भी क्या कर रहा है, उर्वरकों का आयात कर रहा है, फर्टिलाइजर का आयात कर रहा है। और इसी के साथ अलोह धातु जो भी है, ठीक है ना, कौन सी धातुएं, अलोह धातुएं, उनका भी भारत क्या करता है, आयात करता है। या जो रत्न है, आभूषण है, या जो लोह सोना है, सबसे मेन चीज तो हम बात करना भूल गए, जो सोना है, चांदी है, इन सभी वस्तुओं का भारत क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। अलोह धातु मतलब जो मूल्यवान धातुएं हैं उनका भारत क्या करता है, आयात करता है। और जो विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण कर फिर क्या करता है, इनका निर्यात भी करता है, ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं भारत के द्वारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, चांदी, रसायन, मोती, कीमती पत्थर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल सामान और अलोह धातुएं क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। और इसके अंतर्गत आयात में जो सर्वाधिक वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है पिछले वित्तीय वर्षों में, ठीक है ना, वह किस में देखने को प्राप्त हुई है, वह दाल में देखने को प्राप्त हुई है, जो कितनी है, 97.75% है। सर्वाधिक जो आयात में वृद्धि देखने को प्राप्त हुई है वह किस में देखने को प्राप्त हुई है, वह दाल में देखने को प्राप्त हुई है। इसके अलावा सोना, कलरिंग पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में सर्वाधिक वृद्धि जो है वह देखने को प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो दाल, सोना, कलरिंग पदार्थ
और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो है इनके आयात में सर्वाधिक वृद्धि देखने को यहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक है ना। सर्वाधिक मूल्य की यदि हम बात करें, सर्वाधिक मूल्य की आयात वस्तुओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो भारत जो है अभी भी सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम, कच्चा तेल और संबंधित जो उत्पाद हैं उनका क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। और इसका कुल मूल्य क्या है, 1,79,618 मिलियन डॉलर इनका क्या हो जाता है, मूल्य हो जाता है। तो भारत सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम, कच्चा तेल और जो अन्य है उनका आयात करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात करता है। ठीक है ना। पेट्रोलियम, कच्चा तेल का आयात करके भारत पुनः क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं हैं इनका भी भारत सर्वाधिक मात्रा में आयात करता है और इनका मूल्य हो जाता है 89,666 यूएस मिलियन डॉलर इनका मूल्य हो जाता है। और तीसरे स्थान पर यदि हम बात करें तो मशीनरी है, जो इलेक्ट्रिकल्स है और नॉन इलेक्ट्रिकल्स वस्तुएं हैं, ठीक है ना, इनका भारत सर्वाधिक मात्रा में क्या करता है, आयात करता है। 48,885 मिलियन डॉलर की यहाँ पर हो जाती है। कितनी हो जाती हैं, 48,885 मिलियन डॉलर की यह हो जाती है। ठीक है ना। तो यह भारत की क्या हो जाती है, आयात व्यापार संरचना यहाँ पर हो जाती है। क्या हो जाती है, आयात व्यापार संरचना यहाँ पर हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है। तो आयात व्यापार संरचना के अंतर्गत हमको देखना क्या है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का भारत आयात कर रहा है और किन वस्तुओं और सेवाओं का भारत निर्यात कर रहा है। यह सभी समग्र रूप से यदि देखा जाए तो यह भारत की क्या हो जाएगी, आयात और निर्यात संरचना, या हम बात करें कि भारत की व्यापार संरचना। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम दिशा की, यहां पर चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, दिशा की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। अब दिशा का मतलब क्या है, दिशा का ये मतलब है कि भारत जो है वह किन देशों से आयात और निर्यात करता है। ठीक है ना, मतलब भारत के कौन से देश क्या हैं, व्यापारिक भागीदार हैं। कौन से देश क्या है, व्यापारिक भागीदार हैं। यह सभी किसके अंतर्गत आता है, तो यह सभी आता है दिशा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, तो दिशा के अंतर्गत आता है। जैसे कि यदि हम बात करें कि भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार की यदि हम बात करें तो वह हो गया है चीन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन हो गया है, चीन हो गया है। ठीक है ना। पहले कौन था, तो पहले था अमेरिका। अमेरिका के पहले कौन था, तो अमेरिका के पहले यूएई था, संयुक्त अरब अमीरात था भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ठीक है ना। स्वतंत्रता के समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारीदार तो यूरोपीय देश थे। ठीक है ना, कौन से देश थे, तो यूरोपीय देश थे। अब हम बात करें कि भारत जो है वह सर्वाधिक जो आयात करता है वह किससे करता है, वह करता है चीन से। और सर्वाधिक जो निर्यात करता है भारत, वह किसको करता है, तो वह करता है अमेरिका को। किसको करता है भारत सर्वाधिक निर्यात, तो अमेरिका को करता है। यहां पर यह देखना होगा कि चीन के साथ भारत को जो व्यापार है वह हमेशा घाटे में रहा है और अमेरिका के साथ भारत का जो विदेशी व्यापार है वह हमेशा फायदे में रहा है। कैसे रहा है,
वह हमेशा फायदे में देखा गया है। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाती है, यह भारत की व्यापार संरचना हो जाती है, वहीं पर दिशा हो जाती है। वहीं पर जो यूरोपीय देश हैं या अमेरिका के जो प्रतिबंध हैं, इनके सभी के प्रतिबंधों के बावजूद भारत जो है वह रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। ठीक है ना, भारत का जो है पाकिस्तान के साथ व्यापार में क्या देखने को प्राप्त हुई है, कमी देखने को प्राप्त हुई है। किसके साथ, भारत के पाकिस्तान, भारत पाक के व्यापार के साथ। ठीक है ना, क्या देखने को प्राप्त हुई, यहां पर गिरावट देखने को प्राप्त हुई है। तो यह सभी बिंदु किसके अंतर्गत आएंगे, तो यह सभी बिंदु भारत की जो विदेशी व्यापार की दिशा है उसके अंतर्गत देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि भारत पहले जो सर्वाधिक निर्यात करता था वह सिर्फ यूरोपीय देशों को ही करता था। किसको करता था, सिर्फ यूरोपीय देशों को ही भारत निर्यात करता था। ठीक है ना, परंतु वर्तमान में देखते हैं हम कि जो दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है ना, कौन से देश, दक्षिण अमेरिकी देश या हम कहें अफ्रीकी देश, इनके साथ भारत का विदेशी व्यापार क्या हुआ है, वह बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, अमेरिकी देश, दक्षिण अमेरिकी देश और अफ्रीकी देशों के साथ भारत का जो विदेशी व्यापार है वह काफी ज्यादा मात्रा में क्या है, अब बढ़ गया है। तो यह सभी किसके अंतर्गत आता है, तो यह सभी आता है भारत के विदेशी व्यापार की दिशा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, दिशा के अंतर्गत आता है। जैसे भारत ने जो बहुत सारे देश हैं उनके साथ एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, मुक्त व्यापार समझौता किया है। ठीक है ना, भारत ने व्यापारिक संबंधों बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी देशों से व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए प्रथम पड़ोसी नीति की घोषणा की है। ठीक है ना, भारत ने जो आसियान कंट्रीज है, ठीक है ना, उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किया है, आसियान की बैठकों में वह भाग लेता है। ठीक है ना, तो यह सभी कार्य किस लिए किए जा रहे हैं, तो यह सभी कार्य भारत के विदेशी व्यापार की जो दिशा है उसको प्रदान करने के लिए यह कार्य किए जा रहे हैं। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट है कि आजादी के बाद भारत के व्यापार में कई प्रकार से परिवर्तन देखने को प्राप्त हुए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहले स्वतंत्रता के पहले भारत का व्यापार सिर्फ यूरोपीय देशों के साथ होता था, परंतु अब लगभग विश्व के 200 देशों के साथ भारत का क्या होता है, विदेशी व्यापार होता है, जिसमें 115 जो देश हैं उन देशों के साथ भारत का क्या है, व्यापार में फायदा है भारत का। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं भारत के आयात और निर्यात दोनों ही दिशा में काफी हमको, चाहे वह आयात हो या निर्यात, इन दोनों ही दिशाओं में हमको परिवर्तन देखने को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि निरंतरता जो भारत के शीर्ष आयातक देश हैं उनमें भी निरंतर परिवर्तन हुआ है और जो शीर्ष निर्यातक देश हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को प्राप्त हुआ है। जैसे कि वर्तमान में सबसे बड़ा परिवर्तन, भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पहले कौन होता था, तो पहले होता था अमेरिका और वर्तमान में कौन हो गया है, चीन हो गया है। ठीक है ना, अब यहां पर हम बात करें कि उभरते बाजारों और विकासशील देशों के साथ भारत के व्यापार में विस्तार देखा गया है। मतलब भारत उनके साथ व्यापारिक संबंध क्या करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। अब यहां पर हम देखते हैं जो उभरते बाजार और विकासशील देश की यहां पर चर्चा की गई है, वह चर्चा की गई जो अफ्रीकी देश हैं और जो साउथ अमेरिका के जो देश हैं उनकी यहां पर चर्चा की गई है, और जो मिडिल ईस्ट है उनकी भी यहां पर चर्चा की गई है, जो क्या है, वर्तमान में उभरते बाजार हैं। ठीक है ना, अब यहां पर बात करें आगे कि वर्तमान में भारत का 200 से अधिक देशों के साथ क्या होता है, व्यापार
किया जाता है। कितने देशों के साथ? लगभग 200 देशों के साथ, और जिसमें से 115 जो देश हैं इनके साथ भारत व्यापारिक भागीदारी के फायदे में है। अगली बात करें तो भारत के निर्यात में पारंपरिक बाजारों की कुल हिस्सेदारी में क्या आई है? कमी आई है। ठीक है ना। जैसे भारत क्या करता था पहले, सिर्फ यूरोपीय देश या जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं उनके साथ ही क्या करता था? निर्यात करता था या व्यापार करता था। परंतु भारत अब जो है वह उभरते बाजार, जैसे कि मैंने आपको बताया हूं कि जो दक्षिण अमेरिका देश हैं, जो अफ्रीकी देश हैं, इनके साथ क्या हुई? हिस्सेदारी में बढ़ोतरी देखने को प्राप्त हुई है, जिसके कारण जो पारंपरिक बाजार हैं भारत के, जैसे यूरोपीय देश, इनके साथ भारत की व्यापारिक भागीदारी में कमी देखने को प्राप्त हुई है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि भारत की विदेश पर निर्भरता घटी है। ठीक है ना। तो भारत की विदेशों पर निर्भरता क्या हो गई है? घटी है, किसी भी वस्तु के लिए, कोई भी सेवाओं के लिए। ठीक है ना। जिसके कारण हमको भारत के व्यापार घाटे में क्या देखने को प्राप्त हो रही है? वह कमी देखने को प्राप्त हो रही है। पहले जहां 121 अरब डॉलर के आसपास भारत का व्यापार घाटा था, वहीं पर यदि वर्ष 2023-24 की बात करें तो यहां पर व्यापार घाटे में कमी हुई है, और यह कितना हुआ है? लगभग 78 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है? लगभग 78 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो यह यह किसका सूचक है? यह इसका सूचक है कि अब भारत में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण जो है वह अब भारत में ही होने लगा है। भारत से निर्यात अधिक हो रहा है, भारत में आयात कम हो रहा है, जिसके कारण भारत के व्यापार घाटे में हमको कमी देखने को प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। भारत ने जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है ना, व्यापार या कारोबार बढ़ाने के लिए पड़ोसी प्रथम की नीति अपनाई। मतलब हमको यदि किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, कोई भी सेवा की आवश्यकता होगी, तो हम श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, जो आसपास के देश है, जो मालदीव है, म्यांमार है, इन देशों से ही क्या करेंगे? खरीदेंगे। ठीक है ना। अब बात करें आसियान देशों के साथ भारत की जो है एक्ट ईस्ट नीति, और जो अन्य देश हैं, जो विश्व के अन्य देश हैं, उनके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर व्यापारिक संबंधों को क्या दे रहा है? बढ़ावा यहां पर दे रहा है। कच्चे तेल के जो है वह भारत जो है अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो कच्चा तेल है वह किससे खरीद रहा है? वह खरीद रहा है रूस से। ठीक है ना। यूरोपीय देशों और अमेरिका के दबाव के बावजूद पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में क्या हुई है? गिरावट देखने को प्राप्त हुई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वह भारत में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है, जिसके कारण भारत ने यह निर्णय लिया है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंधों को आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है ना। वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यहां पर बन गया है। ठीक है ना। सर्वाधिक आयात अभी भी किससे होता है? भारत का चीन से ही होता है। वहीं पे सर्वाधिक जो निर्यात है वह अभी भी किसको करता है? भारत अमेरिका को ही करता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वर्तमान में परिवर्तन देखने को प्राप्त हुआ है कि वर्तमान में जो नीदरलैंड है, ठीक है ना, भारत से जो निर्यातक वस्तुएं हैं उनका सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। ठीक है ना। मतलब अब भारत जो है तीसरे नंबर पर जो सर्वाधिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है वह किसको करता है? वह अब नीदरलैंड को करता है। किसको करता है? नीदरलैंड को करता है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन या भारत के विदेशी व्यापार या निर्यात व्यापार की दिशा में हमको परिवर्तन देखने को प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की यदि चर्चा करें तो पहला है चीन, जिसके साथ भारत का जो विदेशी व्यापार है, कुल आयात निर्यात की बात करें तो 118.4 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है ना। दूसरे स्थान पर है अमेरिका, जिसके साथ मामूली अंतर है, 118.3 बिलियन डॉलर हो गया है। फिर तीसरे स्थान पर यूएई संयुक्त अरब अमीरात, चौथे स्थान पर रूस, और पांचवें स्थान पर कौन है? अभी भी सऊदी अरब है।
यह सभी क्या है, यह सभी 5 भारत के सबसे बड़े क्या हैं, विदेशी व्यापार के भागीदार देश हैं। वहीं पर हम अगले देखते हैं कि शीर्ष आयातक देश और शीर्ष निर्यातक देश की यदि हम चर्चा करें, ठीक है ना, तो भारत से शीर्ष आयातक देश की यदि हम चर्चा करें तो भारत सर्वाधिक जो आयात करता है वह किससे करता है, चीन से करता है। दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर यूएई है, चौथे स्थान पर अमेरिका है और पांचवें स्थान पर सऊदी अरब है। वहीं पर यदि सर्वाधिक निर्यात की यदि हम चर्चा करें तो सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, सर्वाधिक निर्यात अभी भी अमेरिका को ही करता है। दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। तीसरे स्थान पर जो नीदरलैंड है वह यहाँ पर आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे स्थान पर कौन आ गया, यहाँ पर नीदरलैंड आ गया है, ठीक है ना। अगली बात करें, चौथे स्थान पर भारत चीन को निर्यात करता है और पांचवें स्थान पर कौन है, अभी भी सिंगापुर है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें जो यूरोपीय देश हैं उनका किसी भी प्रकार से अस्तित्व बहुत ही कम दिखाई देता है। पहले भारत का जो विदेशी व्यापार था सिर्फ यूरोपीय देशों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था, परंतु उसमें क्या हो गया, काफी ज्यादा मात्रा में परिवर्तन आ गया। अब यूरोपीय देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो जाता है भारत का विदेशी व्यापार, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत के विदेशी व्यापार में हम लोगों ने मूल्य, संरचना और दिशा के बारे में यहाँ पर अध्ययन किए हैं। तो यह टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक एमपीपीएससी जो मुख्य परीक्षा है उसमें पेपर जो 3rd है, ठीक है ना, पेपर 3rd में जो इकोनॉमिक्स है उसमें यूनिट जो 2nd है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे डाटा आपको देखने को यहाँ पर प्राप्त होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर करंट ही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, करंट ही सबसे यहाँ पर क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हुआ। बिना करंट के आप यहाँ पर जो भी चीजें लिखेंगे उसका कोई महत्व यहाँ पर नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल्य, संरचना और दिशा, इन तीनों बिंदुओं को आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्या इसमें लिखना है, मूल्य के अंतर्गत क्या लिखना है, संरचना के अंतर्गत स्वरूप के अंतर्गत क्या लिखना है और दिशा के अंतर्गत हमको किन बिंदुओं को लिखना है, ठीक है ना। तो इनका समग्र रूप से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये क्लास कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।